हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो से हम लोग फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। ना मेंबर्स क्या होता है ये जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर जब कंपनी के शेयर्स परचेस करता है तो वो दो फॉर्म में परचेस कर सकता है। एक होता है फिजिकल फॉर्म में और दूसरा होता है ऑनलाइन फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में मतलब क्या होता है कि जहां पे कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो मेंबर को एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको शेयर एप्लीकेशन फॉर्म बोला जाता है, वो फिलअप करना पड़ता है और एप्लीकेशन मनी के साथ कंपनी के बैंक में डिपॉजिट करना होता है। फिर बाद में जिस दिन लास्ट डेट खत्म हो जाती है एप्लीकेशन की, उस दिन बैंक सारे एप्लीकेशन जो होती है वो कंपनी को भेजती है। उसके बाद में कंपनी में हर एक फॉर्म का स्क्रूटिनी किया जाता है और उसमें से जो फॉर्म्स सही तरीके से भरे हुए हैं उन इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, मतलब उनको लेटर लिख के इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको शेयर्स मिल गए हैं और उसके बाद में 3 महीने के अंदर उनको शेयर सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। और जिनको भी शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं उनके लिए इस तरीके से एक रजिस्टर होता है जिसको रजिस्टर ऑफ मेंबर या रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बोला जाता है, जिसके अंदर उनके सारे डिटेल जैसे कि उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कितने शेयर्स उनको अलॉट हुए हैं, उन्होंने कितना पैसा पे किया है, कितना पेमेंट बाकी है और उनका शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है। ये सारे डिटेल जो होते हैं रजिस्टर के अंदर मेंशन किया जाता है ना। अभी यहाँ पे क्या होता है, जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स कंपनी इशू करती है, इन्वेस्टर्स परचेस करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज हमने देखा कि कितने सारे स्टेप्स इसमें फॉलो करने पड़े। तो आजकल क्या हो चुका है कि शेयर्स को ऑनलाइन भी परचेस किया जाता है जिसको डिपॉजिटरी सिस्टम बोला जाता है। डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब क्या कि जहां पे ऑनलाइन हम लोग कंपनी के शेयर्स वगैरह जो है वो परचेस कर सकते हैं और यहाँ पे सारे जो ट्रांजैक्शन है, जैसे कि अगर सपोज हम लोग को पेमेंट करना है वो शेयर्स का या फिर वो शेयर्स को अगर हम लोग को बेचना भी है तो सब कुछ ऑनलाइन तरीके से होता है, तो इसको ही डिपॉजिटरी सिस्टम बोला जाता है। ना डिपॉजिटरी सिस्टम में ऑनलाइन अगर आप लोगों को शेयर परचेस करने हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाते हैं जिसको डीपी बोला जाता है ना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब कोई भी बैंक हो सकती है, कोई भी एजेंट्स वगैरह हो सकते हैं ना। बैंक में आप लोग देखते हो कि कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, किसी भी बैंक में हम लोग जाके डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। या शेर खान वगैरह है, ऐसे एजेंट्स के पास जाके भी हम लोग डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट जो है या डीपी जो है वो हम लोग को डीमैट अकाउंट खोल के देते हैं। लेकिन हमारा जो ये ऑनलाइन शेयर का डीमैट अकाउंट है उसको हैंडल जो किया जाता है या उसको ऑपरेट जो किया जाता है वो डिपॉजिटरीज के द्वारा किया जाता है। डिपॉजिटरीज हमारे इंडिया के अंदर दो है, एक है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। तो एक्चुअली में जो हमारा डीमैट अकाउंट होता है उसको ऑपरेट करते हैं ये दो डिपॉजिटरीज। पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली जाके अकाउंट नहीं खुलवा सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब डीपी के पास जाके अकाउंट खुलवाते हैं। सो डीपी एक इंटरमीडियरी है इन्वेस्टर और ये डिपॉजिटरीज के बीच में। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ शब्दों को याद रखना है। एक तो डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑनलाइन शेयर्स परचेस और सेल करने का ये अकाउंट होता है, जैसा हमारा सेविंग अकाउंट होता है जिसके अंदर हम लोग पैसा रखते हैं या पैसा निकालते हैं, उस तरीके से शेयर्स का जो अकाउंट होता है उसको डीमैट अकाउंट बोला जाता है। डिपॉजिटरी मतलब एनएसडीएल और सीडीएसएल, जिनके पास हमारा ये डीमैट अकाउंट जो होता है वो ऑपरेट होता है। मतलब हमने शेयर्स अगर परचेस किए तो हमारे अकाउंट में शेयर ऐड करना और हमने शेयर बेचे तो उसको माइनस करना, ये सारा जो होता है वो ये डिपॉजिटरीज के द्वारा किया जाता है। और डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो ऑनलाइन तरीके से शेयर परचेस या सेल किए जाते हैं तो उसको डिपॉजिटरी सिस्टम बोला जाता है। अभी हम लोग हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मेंबर्स क्या होते हैं। तो मेंबर्स मतलब जब इन्वेस्टर्स फिजिकल फॉर्म में शेयर परचेस करते हैं, मैंने आपको बताया कि फिजिकल फॉर्म में किस तरीके से शेयर परचेस किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होता है। तो फिजिकल फॉर्म में शेयर परचेस करने के बाद में इस तरीके से एक रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है जिसके अंदर वो इन्वेस्टर का नाम जो है वो मेंशन किया जाता है। तो जिन इन्वेस्टर्स का नाम या जिन शेयर होल्डर्स का नाम इस रजिस्टर के अंदर एंटर किया जाता है उनको कंपनी का मेंबर बोला जाता है। और अगर सपोज हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म में शेयर्स है तो उस केस में
ये जो डिपॉजिटरीज है, इनके पास जिस बेनिफिशियल ओनर का, बेनिफिशियल ओनर मतलब इन्वेस्टर का रिकॉर्ड है, मतलब इनके पास जिनका नाम होगा उसको कंपनी का मेंबर बोला जाएगा। सो दो केसेस मैंने बताई। फिजिकल फॉर्म में अगर शेयर्स रहते हैं तो जिन लोगों का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर लिखा रहता है उनको कंपनी का मेंबर बोला जाता है। और ऑनलाइन फॉर्मेट में जब शेयर होता है तो डिपॉजिटरी के पास जिस भी इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड होता है उन लोगों को कंपनी का मेंबर बोला जाता है। अभी हम लोग कंपनी के मेंबर्स किस तरीके से बन सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन तरीका है और इजी तरीका है कि हम लोग कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते हैं और कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। काफी सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मेंबर और शेयर होल्डर ये दोनों जो शब्द है वो एक ही है, क्योंकि ये दो जो शब्द है वो इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इंटरचेंजेबली मतलब क्या, लोगों को ऐसे लगता है कि ये दोनों एक ही है तो दोनों को एक दूसरे के जगह पे यूज किया जाता है। मतलब किसी ने कंपनी के शेयर परचेस किए तो उसको शेयर होल्डर ने मेंबर बोला जाता है, या किसी का नाम अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर है तो उसको मेंबर नहीं शेयर होल्डर बोला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कहीं पे भी ये दोनों वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों शब्द जो है वो एक ही है। तो हम लोग को यहाँ पे यही देखना है कि कब एक पर्सन कंपनी का मेंबर हो सकता है लेकिन शेयर होल्डर नहीं हो सकता है, और कब वो शेयर होल्डर हो सकता है लेकिन मेंबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग पहले यही देखते हैं कि कब एक पर्सन कंपनी का मेंबर होता है लेकिन शेयर होल्डर नहीं होता है। तो पहला है सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप सबको पता है कि जब भी कंपनी रजिस्टर होती है तो कंपनी रजिस्टर करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना पड़ता है। और जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट किया जाता है तो उसके ऊपर कुछ मेंबर्स को साइन करना पड़ता है। ओके, जैसे कि पब्लिक कंपनी होता है तो 7 मेंबर साइन करते हैं, प्राइवेट कंपनी होता है तो 2 मेंबर साइन करते हैं, और 1 पर्सन कंपनी होता है तो 1 पर्सन साइन करता है। सो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया हुआ है उसके ऊपर जो भी मेंबर्स साइन करते हैं वो लोग कंपनी के मेंबर्स कहलाए जाते हैं, लेकिन उनको शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे बिकॉज अभी तक उन्होंने कंपनी के शेयर परचेस नहीं किए हैं। सो बिकॉज उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन किया है वो कंपनी के मेंबर्स है लेकिन शेयर होल्डर्स नहीं है। जब वो लोग कंपनी के शेयर परचेस करेंगे तब जाके वो कंपनी के मेंबर और शेयर होल्डर दोनों भी कहलाएंगे, बट अभी तक उन्होंने शेयर परचेस नहीं किए हैं। जब कंपनी उनको शेयर अलॉट करेगी तब जाके वो कंपनी के शेयर होल्डर भी बनेंगे। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन किया उनको कंपनी के शेयर परचेस नहीं करने हैं, उनको शेयर परचेस करने हैं, लेकिन जब तक वो शेयर वो लोग परचेस नहीं करते हैं या जब तक कंपनी उनको शेयर देती नहीं है तब तक वो कंपनी के मेंबर है लेकिन शेयर होल्डर्स नहीं है। तो ये पहला सिचुएशन हो गया जहां पे एक पर्सन कंपनी का मेंबर है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये है कि जहां पे मेंबर जो होते हैं वो कंपनी के शेयर परचेस नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कंपनी को एक गारंटी देते हैं कि जब भी कंपनी बंद होगी तभी कंपनी के जो भी लोन होंगे, कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे रीपे करने के लिए वो मेंबर जो है कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करेंगे। तो शुरुआत में वो लोग कंपनी को कोई भी फंड्स वगैरह देते नहीं हैं। जब कंपनी बंद होती है तभी वो लोग फंड्स देते हैं ताकि वो कंपनी जो है अपना लोन और एक्सपेंसेस जो है उसको रीपे कर पाए। तो यहाँ पे कंपनी किसी भी तरीके से शेयर इशू नहीं कर रही है। तो ऑब्वियसली कंपनी यहाँ पे शेयर इशू नहीं कर रही है, तो ये कंपनी को फॉर्म करने वाले जो है वो कंपनी के मेंबर्स है लेकिन शेयर होल्डर्स नहीं है, बिकॉज कंपनी ने शेयर इशू किए हुए नहीं है। ओके, ये सेकेंड सिचुएशन हो गया। ना थर्ड सिचुएशन इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ना ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, जब भी मेंबर अपने शेयर को किसी और पर्सन को बेचता है या किसी को गिफ्ट कर देता है तो उसको ट्रांसफर ऑफ शेयर बोला जाता है। ना यहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक होती है ट्रांसफरर और दूसरा होता है ट्रांसफरी। तो ये ट्रांसफरर ने क्या किया, ट्रांसफर का फॉर्म फिलअप किया और कंपनी को सबमिट कर दिया। ओके, तो इसके शेयर जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था उसमें से कैंसिल नहीं किया गया है। तो इसके शेयर ट्रांसफर हो गए हैं, तो ये शेयर होल्डर अभी नहीं रहा कंपनी का, लेकिन इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है तो ये मेंबर है। लेकिन तो जब तक इसका नाम वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में से कैंसिल नहीं किया जाता है
तब तक ये ट्रांसफरर जो है वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा। पर लेकिन उसने ट्रांसफर का फॉर्म जो है कंपनी में सबमिट किया है, वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा नहीं। तो ये तीसरी सिचुएशन है। फोर्थ सिचुएशन है जब मेंबर की डेथ होती है या जब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होता है या सक्सेशन होता है। इसमें क्या है कि सपोज कोई डिजीज मेंबर है। डिजीज मेंबर का मतलब क्या होता है, किसी मेंबर की डेथ हो गई। ओके, सो मेंबर की जब डेथ होती है तो वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहता है। उसके शेयर जो है वो उसके लीगल हेयर के नाम पे, लीगल हेयर का मतलब क्या होता है, उसके वारिस के नाम पे चले जाते हैं। ओके, तो ये पर्सन का डेथ हो गया है और डेथ पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हो सकता है, लेकिन ये पर्सन का नाम जो है वो अभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर है। तो जब तक ये पर्सन का नाम वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में से कैंसिल नहीं करती है कंपनी, तब तक ये कंपनी का मेंबर रहेगा लेकिन शेयर होल्डर नहीं रहेगा। तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, जो भी ये डिजीज मेंबर है उसका नाम कैंसिल करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं लीगल हेयर को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में कंपनी जो है डिजीज मेंबर का नाम जो है रजिस्टर में से हटाती है और लीगल हेयर का नाम का एंट्री जो होता है वहां पे रजिस्टर के अंदर करती है। नाउ ये प्रोसीजर होने के लिए काफी टाइम लगता है, तो जब तक ये प्रोसीजर नहीं होता है तब तक ये जो डिजीज मेंबर है वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन इज इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, मेंबर जो होता है पूरी तरीके से कंगाल हो गया है। ओके, उसके पास शेयर्स के पैसे भरने के लिए पैसे नहीं है। उस केस में क्या होता है कि कोर्ट के द्वारा एक ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है और उसको अपॉइंट करने के बाद में ये जो इंसॉल्वेंट मेंबर है इसके शेयर्स ये पर्सन के नाम पे ट्रांसफर होते हैं। तो शेयर ट्रांसफर हो गए तो ऑब्वियसली ये कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन इसका नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर है। तो जब तक इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से कैंसिल नहीं होता तब तक ये कंपनी का मेंबर कहलाएगा। तो ये सारी सिचुएशंस है जहां पे एक पर्सन कंपनी का मेंबर हो सकता है लेकिन शेयर होल्डर नहीं होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से सिचुएशंस होते हैं जहां पे एक पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर तो होता है लेकिन मेंबर नहीं होता है। तो पहला है जब शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांसफर करने पे क्या होता है कि जो ट्रांसफर ही होता है उसके नाम पे शेयर्स तो आ गए हैं, लेकिन उसका नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर एंटर नहीं किया है। अभी भी जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर मतलब जो सेलर है, उसका ही नाम जो है वो रजिस्टर के अंदर है। तो ये ट्रांसफरी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर एंटर नहीं किया है कंपनी के द्वारा, बिकॉज कुछ प्रोसीजर अभी भी बाकी है। तो तब तक के लिए वो कंपनी का शेयर होल्डर है, बिकॉज शेयर उसके नाम पे आ चुके हैं, लेकिन वो कंपनी का मेंबर नहीं है। दूसरा सिचुएशन है जहां पे मेंबर की डेथ हो चुकी है। तो डेथ होने पे वो जो डिजीज पर्सन है उसके शेयर जो होते हैं उसके लीगल हेयर मतलब उसके वारिस के नाम पे चले जाते हैं। पर जब तक वो वारिस का नाम वो रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर एंटर नहीं होता है, तब तक वो जो लीगल हेयर है वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है लेकिन मेंबर नहीं होता है। और तीसरा सिचुएशन है जब मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से कंगाल होता है। तभी उसके शेयर जो होते हैं वो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के नाम पे चले जाते हैं, जिसको कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो जब तक ये ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आता है तब तक वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाया जाता है लेकिन मेंबर नहीं कहलाया जाता है। तो इस तरीके से मेंबर और शेयर होल्डर जो है वो एक हो सकते हैं या ये दोनों एक नहीं भी हो सकते हैं। तो मैंने अलग अलग सिचुएशन के द्वारा आप लोगों को बताया कि कब एक पर्सन कंपनी का मेंबर हो सकता है लेकिन शेयर होल्डर नहीं हो सकता है, और कब वो शेयर होल्डर हो सकता है लेकिन मेंबर नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.